Namaskar, hello and welcome to the official YouTube channel of Borthakur IAS Academy. Today is 3rd of May 2023. Let us discuss the most important current affairs of the day. My name is Antara Boya and let us begin with the importance of the day, that is 3rd May 2023. तो आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस भी जो है वो आपका आर्टिकल 19 के तहत ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो आपका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, दिस इज फॉर नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड इट्स रोल इन सोसाइटी। क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी तो है, इसके अलावा जो आपका फोर्थ पिलर है वो आपका बेसिकली मीडिया है। और इसमें जो प्रिंटेड मीडिया जो है, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ ट्रस्ट आपका लोगों के अंदर इसके वजह से बना हुआ रहता है। सो दिस हैज अ रोल टू प्ले इन द सोसाइटी. While digital technologies and independent media has enabled the unrestricted dissemination of information, threats still persist, leading to consequences for basic human rights. अभी क्या है कि सिर्फ कोई एक टीवी न्यूज़ चैनल या फिर सिर्फ कोई एक न्यूज़पेपर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो आपका अभी कंटेंट है वो उससे आगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में इंडिपेंडेंट चैनल्स के रूप में कहिए या फिर अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स के फॉर्म पे कहिए, बहुत सारे और फॉर्म्स हो गए हैं कि इंडिपेंडेंस जो है वो आपका इस पर्टिकुलर डोमेन में मेंटेन किया जा सकता है और बिना किसी इन्फ्लुएंस के काम किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी देयर आर डेफिनेटली सम थ्रेट्स विच स्टिल आर इंक्लूडेड, और इसीलिए जो है आपका बेसिक ह्यूमन राइट्स इसमें इंश्योर करना ज़रूरी है। और किस तरीके से फ्री तरीके से आपका प्रेस आगे बढ़ सकता है ये देखना ज़रूरी है। एक चीज़ हमें और यहाँ पे ध्यान देना होगा, देखिए डिजिटल मीडिया के केस में एक और चीज़ क्या रहता है, जैसे अभी रिसेंटली भी हमने न्यूज़ में देखा है इससे रिलेटेड कि किस तरीके से इंटरमीडियरीज जब रहता है किसी भी न्यूज़ और उसके जो भी उस न्यूज़ को कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग हो गए, तो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा हो गए, राइट, व्हाट्सएप एक्सेट्रा हो गए, तो जो न्यूज़ इस डोमेन में सर्कुलेट हो रहा है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है और कौन सा सोर्स उसे कंज्यूम कर रहा है, इसके बीच में उस न्यूज़ का मॉडिफाई हो जाना या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाना या फिर कोई भी एक अथॉरिटी उसे क्लेम नहीं करने के वजह से फेक न्यूज़, हेट स्पीच एक्सेट्रा भी एक आपका प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए अभी हम लोग ऑलरेडी न्यूज़ में देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट्स को किस तरीके से फैक्ट चेक के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ये आपका न्यूज़ में अभी चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तरफ से ये इंडिपेंडेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो एक आपका ये भी नज़र आता है कि एक न्यूज़पेपर है तो कोई उसे क्लेम कर रहा है, लेकिन अगर एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस है, तो एक फेसलेस जैसा हो जाता है, कहाँ से वो आया है सोर्स डिटेक्ट करना मुश्किल जैसा हो जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड. The press urges the need for an independent media to safeguard democracy. अगर मीडिया आपका इंडिपेंडेंट रहेगा तो आपका डेमोक्रेसी बरकरार रहेगा। तो डेफिनेटली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन से। This year, the theme is Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights. तो ये कितना अच्छा इस बार का थीम देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया में किस आर्टिकल में है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे कहा गया है ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, बाकी सभी ह्यूमन राइट्स के लिए ये आपका बेसिक ड्राइवर है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 है ना, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इट इज द ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज योर 3rd of May 2023. Okay, next let us come to the snapshot of the front page of the Hindu newspaper. और यहाँ पे आप लोग snapshot में देख सकते हैं आज 3rd of May है और आज के न्यूज में आपका क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिला है। गवर्नमेंट टू
टेक रीलुक एट एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग। आपने फांसी देने के बारे में सुना होगा, है ना, टू बी हैंग्ड अनटिल डेथ। तो क्या रहता है उसमें, एक पर्सन को जब फांसी लगा के मार दिया जाता है तो इस तरीके के कैपिटल पनिशमेंट को काफी सारे देश ऑलरेडी इसको मना कर चुका है कि कैपिटल पनिशमेंट ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारे देशों ने इसको इनह्यूमन कहा है कि ये तो मतलब बार्बरिक तरीका हो गया, ऐसा भी कहा है देशों ने। अभी इंडिया में क्या चल रहा है, वेर इज सम सेक्शन इज थिंकिंग कि ये तरीका ना अपना के, क्योंकि क्रूअल तरीका है, इसको ना अपना के क्या किया जाए, कुछ आपका इंजेक्शंस रहता है जिससे कि पर्सन का डेथ हो जाता है। तो क्या हम यहां स्विच ओवर करना चाह रहे हैं, इसके रिगार्डिंग, ऑल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग के रिगार्डिंग अभी आपका डिस्कशंस चल रहे हैं। ठीक है, सो अभी इसमें कुछ आया नहीं है, ये आपका अभी डिस्कशन स्टेज पे ही है, सो यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ द सेम। ओके, फिर एससीओ मीट में कौन कौन यहाँ पे अटेंड करने जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपका ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल्स। तो गोवा के अंदर समिट में आपका रशिया, चाइना और पाकिस्तान टू अटेंड द एससीओ मीट। फिर मेघालय के अंदर जो है आपका, ये असम ट्रिब्यून में भी आया है कि लाइकली टू रीस्टार्ट कोल माइनिंग, और असम ट्रिब्यून में इस तरीके से आया है कि इस बार जो है आपका साइंटिफिक तरीका से कोल माइनिंग बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी दिक्कतें हुई थे ओपन सोर्स माइनिंग को लेके, है ना। तो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक तरीके से इस बार स्टार्ट करेंगे, ये आपका कहा जा रहा है। और अभी एक चीज आप लोगों ने और भी ध्यान रखा होगा कि अभी क्या है, माइनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप एज इट इज नहीं छोड़ के आ सकते, उसके ऊपर जो टॉप लेयर ऑफ वेजिटेशन है ना, वो आपको वापस से लाके छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देन लेट अस कम टू द डिटेल आर्टिकल्स फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के 3rd में के एडिटोरियल से हमने इसको लिया है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग। ये आर्टिकल हम यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत सारा एस्पेक्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है इंडो चाइना रिलेशन को लेके, तो आज हम लोग इस आर्टिकल को यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, बट एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी में 2020 में आया था, तो इसे एज अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड करने के लिए हमने इसको यहाँ पे रखा है। तो जो न्यूज में आपका एडिटोरियल जो आपका आया है, दिस इज थोड़ा ये आपका एडिटोरियल ऑन अ क्रिटिकल साइड भी आपका हो गया है ये। और वाई वी आर इंक्लूडिंग दिस इज बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ मे 2020 में ही क्या हुआ था, वहां से आपका चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA इन मल्टीपल एरियाज अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। तो उसमें से कुछ, ये आर्टिकल मैं आपको एकदम समरी फॉर्म में एक लाइन में बता रही हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहां से हमने शुरू किया था ना, जहां से हमने पूरा एक्सेस जहां से हमने शुरू किया था, अभी तो हम वो स्टार्टिंग पॉइंट तक भी नहीं जा रहे। 2020 में हमने जहां से शुरू किया था कि यहाँ से हम जो है क्लेम कर रहे हैं, तो क्या अभी हम वहां तक भी क्लेम नहीं कर रहे हैं? तो इसे एक क्रिटिकल तरीके से इस आर्टिकल में जो है आपका बताया गया है। तो जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो देखते हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इन ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम डिस्कस। ओके, तो ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। इंडो चाइना से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हम पास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस कम टू दिस आर्टिकल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, द हंगर पैराडॉक्स। ऑलरेडी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग भी इसको देखा था कि ये उसके तहत भी हमें जो है 0 हंगर अचीव करना है। लेकिन अभी चल क्या रहा है ये देखिए, अभी पैराडॉक्स क्या चल रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन डज नॉट नेसेसरीली मीन फूड सिक्योरिटी। जस्ट लुक एट दिस, अगर हम लोग इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी है कि हाँ हमको हो जाएगा, इतना से अट जाएगा, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी है, बट इवन दैट डज नॉट मीन कि फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, एक बहुत ही क्रिटिकल एंगल यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री में जब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने देखा कि आपका ग्रेट ग्रेनरी था, ठीक है, मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरी था, लेन ऑफ 6 ग्रेनरीज इन हड़प्पा था। लेकिन एक बात बताइए, क्या ग्रेनरीज के यहाँ पे होने से
क्योंकि आपका अर्बन सिविलाइजेशन था। क्या इसका ये मतलब है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, इस तरीके से बहुत सारे ग्रेनरीज होने से क्या रिमोट लोकेशंस में भी फूड सिक्योरिटी था, या फिर यहाँ भरने के लिए बाहर से लाया गया? तो ये भी एक एस्पेक्ट आ सकता है। द पॉइंट इज, अगर फूड हमारे पास सफिशिएंसी है लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं हो रहा है, एक ये भी आपका डिबेट आया था कि हम लोग तो राइस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन हमें जो है अंदर ही सफिशिएंसी नहीं है। तो ये जो आपका डिबेट है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या नजर आता है कि प्रोडक्शन होने से भी जरूरी नहीं है कि फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, वी हैव स्टिल नॉट अचीव द जीरो हंगर। सो टू अचीव द गोल ऑफ जीरो हंगर, इंडिया शुड कंसिडर अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव led by the PMO aimed at eliminating food insecurity in India and ensuring affordable access with a special and immediate focus on India's youngest children। क्यों ऐसा कहा गया है, हम लोग अभी डेटा देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, अभी बहुत जरूरी है कि हे भगवान कोई भूखा ना सोए, तो इसीलिए जो इनसिक्योरिटी है फूड को लेके एटलीस्ट वो नहीं रहना चाहिए और इमीडिएटली फोकस करना चाहिए कि स्पेशली यूथ, चाइल्ड एंड, देखिए घर में सबसे पहले कौन खाता है, बड़े बुजुर्ग पहले खा लेते हैं, तो उसके बाद बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में फीमेल खाती है। तो इसीलिए ये जो आपका पोवर्टी हिट्स वर्स्ट टू द वल्नरेबल सेक्शन, और उसमें भी स्पेशली द चाइल्ड एंड द वुमेन, तो उसको पोवर्टी सबसे ज्यादा हिट करती है। ठीक है, so now let us look at the data. According to the National Family Health Survey NFHS5 data, 18% of children between the age of 6 to 23 months did not eat any food whatsoever in the 24-hour preceding the survey. सर्वे में क्या कहा है कि 24 घंटे पहले, मतलब एक पूरा दिन खाना नहीं खाया है। कितने? 18% चिल्ड्रन। दिस इज अ ह्यूज फिगर। द जीरो फूड प्रिविलेंस मतलब क्या है, मतलब 24 घंटे फूड नहीं है, यहाँ पे जीरो फूड कंडीशन है। जीरो फूड कंडीशन फॉर मोर देन अ डे, 24 आवर्स हो गए। जीरो फूड प्रिविलेंस वॉज 30% फॉर इन्फेंट्स एजेड 6 to 11 months। तो यहाँ पे क्या है, 18% तो 6 to 23 months में था, 6 to 11 months में 30% है, एंड रिमेनिंग worryingly high at 13%, that is among your 12 to 17 months old, and persist even among your 18 to 23 months old। तो आप इसमें से कोई भी एक फैक्ट इंट्रोडक्शन के लिए ध्यान रखिएगा। सो एटलीस्ट इवन इफ यू रिमेंबर नंबर 1, okay, to start with, for food sufficiency articles or for zero hunger articles, राइट। सो यू कैन रिमेंबर एटलीस्ट वन फिगर कि 18% बच्चे जो है 24 घंटे तक जीरो फूड में रहे हैं 6 to 23 months के बच्चे। ठीक है, सो गोइंग विदाउट फूड फॉर एन एंटायर डे, 24 आवर हो गया, एट दिस क्रिटिकल पीरियड ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट रेज सीरियस कंसर्न। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टेज है, तो 5 साल तक के उम्र का डेवलपमेंट एक अलग स्टेज का डेवलपमेंट रहता है, 2 साल तक एक अलग स्टेज का रहता है। तो क्या है, ये डेवलपमेंट स्टेज में अगर फूड ना मिले तो आगे बच्चे के विकास में इसका बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस पड़ता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एट 6 months of age 33% ऑफ द डेली कैलोरी इंटेक इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम फूड। 33% कहाँ से आएगा? फूड से आएगा। दिस प्रपोर्शन इंक्रीजेस टू 61% एट 12 months ऑफ एज। तो आप ये सोचिए कि यहाँ से जो 12 से 17 महीने के बच्चे हैं उनके केस में ये और ज्यादा क्रिटिकल है। नाउ सी, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ द डेटा, सो यू कैन रिमेंबर एनी वन ऑफ द डेटा। ओके, if you can then it is fine, but otherwise if you even if you remember any one of the data, आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन में। सो क्या है, ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग, meaning the child is breastfed whenever they need it throughout the day and night, and not solely when the mother is able to provide it। इसके अलावा और किस चीज पे जोर देना है? एक तो क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, इफ द मदर इज अ डेली वेज वर्कर, ओके, अगर वो मॉर्निंग के मान लीजिए 8 से लेके इवनिंग के 5 बजे तक वो किसी ईट के भट्टे में काम करने चली गई, देन हाउ विल द चाइल्ड हैव एक्सेस टू फूड ड्यूरिंग दैट टाइम? तो इसके लिए जो क्रैश का फैसिलिटी होता है या फिर वर्क साइट पे जो बच्चों को रखने का फैसिलिटी होता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
Now you see in many MNCs these facilities have been incorporated in the recent times. लेकिन अभी भी क्या है, जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है, जो कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे इसका दिक्कत है. इसके अलावा जो आपका मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैटरनिटी लीव्स वगैरह रहते हैं, फेटर्निटी लीव्स भी रहते हैं, तो वहां पे द मदर कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. बट अगेन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर सच थिंग इज नॉट देयर. तो अब उसको रोटी इकट्ठा करना है, रोटी अगर यहाँ पे फूड अगर अपने फैमिली के लिए लेना है, तो फिर इन दैट केस द मदर एंड द फादर हैज टू गो फॉर वर्क. तो इन दैट केस हु विल लुक आफ्टर द चाइल्ड. तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहता है. तो what should we ensure? Already we have many programs to incorporate this for both lactating women, मतलब जो बच्चे को breast feeding करा रही है, and for the child. Already many such initiatives are there. But then again we have to ensure कि उसके बाद भी food sufficiency क्यों नहीं हो पा रहा है. So we have to definitely remember this. That is availability, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. एक तो खाना होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, और अफोर्ड भी उसको कर पाना चाहिए. ठीक है. अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन मेंस कि गोल 2. तो गोल 2 पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एपीएससी में भी पूछा गया है मेंस में लास्ट ईयर. तो आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 इज फॉर योर जीरो हंगर. और यह हम कब तक अचीव करना चाह रहे हैं? 2030 तक. और कल के एनालिसिस में हमने देखा था कि जो 17 एसडीजीज है, हम लोग का परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर हम सबको मिला के देखें तो अभी हम आधा भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो इसीलिए वी हैव टू गियर अप इन लाइंस ऑफ कोविड-19 में जैसे हमने एक ऑप्टिमिस्टिक वे से गियर अप करके उसको काफी अच्छा परफॉर्म किया था कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे भी वी हैव टू गियर अप. ओके, सो नाउ देयर इज अनदर प्रोग्राम दैट इज योर मिशन. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए सोल्यूशन क्या है फिर? सो यू कैन पुट ऑन मेनी अदर सच प्रोग्राम्स जो आपने इसके लिए देखा है, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल एक क्या है, पोषण अभियान 2.0 इज वन सच प्रोग्राम. ओके, सो आई होप दैट आर्टिकल इज क्लियर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एसडीजी 2 अचीव करने के लिए इंडिया का क्या रोल है, वो आप जरूर से उसको देखें. ऑल दी एसडीजीज आर इंपॉर्टेंट, बट उसमें से आप सभी के लिए तो ऐसा नहीं देख सकते, तो एटलीस्ट जो आपके पूछे गए हैं, जो न्यूज में है, उनके लिए जरूर ध्यान रखिए. ठीक है. नेक्स्ट इज योर लो कॉस्ट कैरियर गो फर्स्ट फ्लाइट्स सस्पेंडेड. ऑलरेडी इसको लेके एक आ भी गया था कि सबके पैसे रिफंड हो जाएंगे करके, कल ही ये चीज आ गया था. एंड एयरलाइंस फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी. ओके, सो गो फर्स्ट जो है वो बैंक्रप्सी में आ गया है एट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज योर NCLT, and suspended its flight operation for May 3, 4 and 5. Okay, mounting to losses. और यहाँ पे जो ये आपका इसने क्या किया है, अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया, मतलब कंपनी जो है वो गई. ठीक है, पैसे नहीं है. नेक्स्ट, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम द ब्लिंकिट पॉइंट ऑफ व्यू एज सच, लेकिन ये आर्टिकल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये पूरा जो आपका गिग इकोनॉमी है और गिग वर्कर है, ये पूरा कंसेप्ट इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से कवर्ड है. दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट अस लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गिग इकोनॉमी एंड द गिग वर्कर, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है. ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूज में इसीलिए आया है दोबारा, बिकॉज ब्लिंकिट में जो वर्कर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, क्यों दे वेर प्रोटेस्टिंग? दे कुड सस्टेन ओनली फॉर 1 वीक, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा खाने के लिए, तो और क्या करेंगे. तो इसीलिए जो है आपका क्योंकि अब जो भी पैसे दे रहे हैं उसमें काम करना पड़ रहा है. सी मेनी कंपनीज डू दैट. पहले तो एक मैं जनरलाइज्ड एक बात यहाँ पे बता रही हूँ, आई नो इट इज डेंजरस, बट स्टिल मेनी कंपनीज व्हाट दे डू इज दे विल फर्स्ट टेक द पीपल फ्रॉम कंपनी एक्स. ये मत सोचे कि गिग वर्कर्स सिर्फ most of them are low paid, but many a times they are high paid as well. Most of this work is your कि लो स्किल बेस्ड वर्क है, बट मेनी अ टाइम्स यहाँ पे हाई स्किल बेस्ड वर्क भी होता है. तो एक कंपनी मान लीजिए किसी को एक हाई स्किल और हाई पेड जॉब एक्स कंपनी में वो कर रहा था. ठीक है, वहां से डबल पैसा देके उठा लिया वाई कंपनी में, और फिर वाई कंपनी में उसने काम किया कुछ महीने, और उसके बाद वाई कंपनी बोली कि हम क्या करते हैं, हम लोग को कंपनी को जो है लॉस हो रहा है, तो इसीलिए चलिए अभी आपका सैलरी दोबारा से, सैलरी तो होगा ही नहीं, इसमें तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, तो अगले महीने का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा ना, वो आधा पैसा का आएगा. इफ दैट इज द हायरिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी, कि एक्स से उठाया है क्योंकि एक्स से मैन पावर इधर डाइवर्ट किया, और उसके बाद जो है अपना कुछ महीने अच्छे से चला के उसके बाद जो है दोबारा से यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के नाम पे. इफ दिस इज द
nature, if this is the process, then do we have laws regarding this? Has the court intervened for companies like this? जो करता ही है ऐसा, उसका नेचर ही ऐसा है. So that is the thing. Why are Blinkit workers protesting? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग का निकल के आता है, जिसके पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को देखने जा रहे हैं, ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया आपको. व्हाट इज प्लेटफॉर्म वर्क? प्लेटफॉर्म वर्क क्या होता है? डू द न्यू लेबर कोड्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ गिग वर्कर्स? 4 न्यू लेबर कोड में से एक में इसके बारे में मेंशन है. Does the code on social security में ही mention है 2020 differentiate between employee and gig worker? क्या इसके बीच में कोई differentiate करती है? Have there been petitions in court to legally recognize gig work and workers? Okay, so let us look into the detail of the same. Now see why it is in news. क्योंकि the recent strike by Zomato owned Blinkit delivery agent के वजह से ये आपका न्यूज में आया है, जिसमें कि पहले बताया था कि 25,000 करके देंगे और उसके बाद जो है आपका 15,000 तक मिनिमम पे आउट पर, सॉरी इसमें 25K नहीं, बट क्या है पर डिलीवरी, इसको स्लैश किया गया है. सो द स्ट्राइक बिगेन व्हेन ब्लिंकिट रोल्ड आउट इट्स न्यू पे आउट structure for delivery executive, under which the minimum payout per delivery was slashed to ₹15 from ₹25. पहले 25 करके था, तो महीने का जो है पर डे का जो है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव 600 से 700 रुपीज यहाँ पे अभी कमा रहे हैं, जबकि पहले जब 25 रुपए करके था तब 1200 के आसपास पर डे कमा लेते थे. तो जब 1200 के आसपास पर डे कमा लेते थे तो आपका 30,000 प्लस यहाँ पे बन जाता था. लेकिन अब जो है 600 के आसपास कमा लेते हैं, तो वो लगभग आधे के आसपास आपका महीने का यहाँ पे बनने लगा है. ठीक है. सो हु इज अ गिग वर्कर? कौन है गिग वर्कर? गिग वर्क, इसका हम अकॉर्डिंग टू द कोड भी हम डेफिनेशन देखेंगे. अभी फिलहाल के लिए ये किसको रेफर करता है? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है ना, उसके बाहर है. मतलब एक एम्प्लॉयर का जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की तरफ, उससे जो है ये एम्प्लॉयर मुक्त रहता है और इस रिलेशनशिप से बाहर रहता है. अब गिग वर्कर 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेटफॉर्म वर्कर, दूसरा नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर. जो प्लेटफॉर्म वर्कर रहते हैं, दे आर व्हेन गिग वर्कर्स यूज ऑनलाइन एल्गोरिथम मैचिंग प्लेटफॉर्म्स और एप्स टू कनेक्ट विथ कस्टमर्स. जब यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन एल्गोरिथम, ऑनलाइन माध्यम से जब वो काम यहाँ पे पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहेंगे. और जो वर्क करते हैं नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर, वो क्या है? फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड टेम्पोररी वर्कर हो गए हैं जिसमें कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, कोई ईंट के भट्टे में कोई काम कर रहे हैं. तो ये सभी चीजें आपका क्या हो गया है? ये सभी आपका नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए हैं. व्हेनेवर गिग वर्कर्स शुड बी कैटेगराइज्ड एज एम्प्लॉइज और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैज बीन डिबेटेड, कि इनको क्या हम एम्प्लॉइज या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में, दोनों में से किसके रूप में ट्रीट करें? एम्प्लॉय के रूप में ट्रीट करें या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में ट्रीट करें? क्योंकि जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता, पीएफ कट रहा है, ये सब चीजें इसमें नहीं है. इन इंडिया एम्प्लॉइज आर एंटाइटल, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होता है ना, तो इंडिया में क्या है? जो एम्प्लॉइज है, दे आर एंटाइटल्ड टू होस्ट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहता है, मिससिलिनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1956. ये सब अगर आप एम्प्लॉय है तो ये सब आपको मिलेगा. अगर आप नहीं है एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, तो ये सब चीजें नहीं मिलेगा. अगर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है तब क्या है? सो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 एंड आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बेनिफिट such as provident fund. तो उस केस में भी provident fund जैसे benefits रहते हैं. However, given the unique nature of gig workers, इस केस में क्या है? दोनों में से किसी में भी डेफिनेटली ये फिट नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो जो है लेफ्ट आउट हो जाते हैं. ठीक है. उनको जो है लिमिटेड रिकॉग्निशन मिलता है अंडर करंट एम्प्लॉयमेंट लॉज.
and thus fall outside the ambit of statutory benefits, क्योंकि अभी करंट एम्प्लॉयमेंट लॉज में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि अभी जो नेचर ऑफ वर्क है, तो इसीलिए यहाँ पे लेबर कोड्स का और जो है डिजिटल वर्क हो गया, या फिर आपका टाइम बिंग, मान लीजिए कोविड क्राइसिस में किसी ने काम किया, क्राइसिस सिचुएशन में काम किया, लेकिन उसके बाद सब ठीक, उसकी नौकरी चली गई, तब तो उसके लाइफ को भी रिस्क में काम किया। डिलीवरी बॉय का आप देख लीजिए कि कितना यहाँ पे ट्रैफिक में भी टाइमली डिलीवर करना, पहुंचाना, कितना सारा यहाँ पे काम किया, और बाद में पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है। तो ये जो अनइवन सिचुएशन है ना, कोई अश्योरेंस नहीं है, या फिर कोई भी एक काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो नहीं मिल पा रहा है दोनों में से किसी में, दैट इज वेरी डेंजरस। ओके, और ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए भी सोशल सिक्योरिटी अरेंज कर ले, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा हाई पेड जॉब्स भी नहीं है। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। सो नीति आयोग ने एक यहाँ पे रिपोर्ट जो है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इस स्टडी के तहत, ये नीति आयोग का स्टडी है, इस स्टडी के तहत देखिए 47% ऑफ द गिग वर्क इज इन मीडियम स्किल जॉब। हाउएवर यू सी, sorry for the interruption, my laptop got switched off. So we were discussing that अभी क्या है, India's booming gig एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जो नीति आयोग का स्टडी है, इसके तहत देखिए 47% ऑफ द गिग वर्क इज इन मीडियम स्किल जॉब। हालांकि 22% जो है वो आपका हाई स्किल जॉब्स है, 22% इन हाई स्किल जॉब्स एंड 31% इन लो स्किल जॉब्स। तो यहाँ पे आप अभी जो है प्रेजेंट टाइम्स में लिंक्डइन के अंदर आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ये जो 22% ऑफ द हाई स्किल जॉब्स है, इसमें जो है लोगों को दिक्कत आता है, एंड दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई पेड जॉब्स एज वेल। Okay, so what is the proposed law? So the Ministry of Labour and Employment introduced the Code on Social Security 2020, which brings gig workers within the ambit of labor laws for the first time. तो ये क्यों important है कि पहली बार के लिए जो gig workers है वो भी labor laws के अंदर आ रहे हैं। किसके तहत? Code on Social Security 2020 के तहत। इसमें जो सेक्शन 235 है, सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, द कोड ने डिफाइन किया है गिग वर्कर को, अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क or participates in a work arrangement and earns from such activities outside a traditional employer-employee relationship। तो कहा है कि जो वर्क को कर रहे हैं या फिर वर्क अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां से एक अर्निंग कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉय-एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के बाहर है। ठीक है, इसके अलावा द कोड डिफाइंस प्लेटफॉर्म वर्क एज वेल। प्लेटफॉर्म वर्क किसे कह रहे हैं? अ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय-एम्प्लॉयर रिलेशनशिप in which the organizations or individuals use an online platform to assess other organizations or individual to solve specific problems or to provide specific services। तो अगर आपने किसी ऐप के थ्रू कोई एक, मान लीजिए, सर्विस बुक किया है या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुक किया है इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली कोई आपने यहाँ पे क्लासेस करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप, एक आपका मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इंसान है जो आपका पढ़ा रहा है और कोई एक प्लेटफॉर्म है जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है उसको हायर करके रखा है, जो स्टूडेंट यहाँ पे विलिंग है पेमेंट करने के लिए उनसे पेमेंट ले रहे हैं, एंड दे आर नॉट क्लेमिंग कि हम इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, हम जो है सिर्फ हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ाना चाहे पढ़ा सकता है। फिर ऐसे बहुत सारे ट्यूशन प्रोवाइड करने वाले ऐप्स अभी आ गए हैं जो कि एडुकेटर से भी यहाँ पे पैसे लेंगे कि आप हमारे ऐप में ट्यूशन पढ़ाइए करके, और यहाँ पे स्टूडेंट से भी पैसे लेंगे और बीच में अपना एक मार्जिन पैसे भी रखेंगे, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के रूप में। तो एक तो क्या रहता है, मेनी ऑफ द टाइम दीज आर गवर्नड इन अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिस्पेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, बट मेनी ऑफ द these are misused as well, जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है और वहां पे काम करने वाले को भी प्रॉब्लम होता है। Although the code recognizes gig workers, it distinguishes between such workers and employees. While employees have benefits such as gratuity, employee compensation, insurance, provident fund, maternity benefits, code stipulates that central and state governments must frame suitable social security schemes for gig workers। तो अगर आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आ गए तब तो ग्रेटिट्यूड से लेके आपके पास मैटरनिटी बेनिफिट्स तक
है, लेकिन अगर आप गिग इकोनॉमी में आ रहे हैं तो फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है यहाँ पे सेंटर और स्टेट को फ्रेम करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली फॉर एग्जांपल योर मैटरनिटी बेनिफिट्स, हेल्थ प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट बेनिफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी इज वर्किंग एज अ डिलीवरी पर्सन देन वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्थ केयर बेनिफिट्स, क्योंकि देखिए गर्मी सर्दी सब कंडीशंस में डिलीवरी कर रहे हैं, तो देयर हेल्थ एंड वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मोर ओवर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे हो सके तो फिर क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे अवेल करने वाले स्कीम्स लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कंसर्न्स अभी क्या है, कंसर्न्स ये है कि जब तक आपका लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तब तक कोई आप ऐसे यूनियंस नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाकी सभी सेक्टर्स में क्या होता है, यूनियन होता है, यूनियन वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयर का जहाँ पे डेफिनेशन रहता है उस सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं। बट अदरवाइज नहीं होने से क्या होता है, इवन इफ द मैन पावर is being mishandled or manpower is being misused, right, overwork विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे, ये सब चीजें अगर रहे तो उसके लिए देर इज नोबडी टू लुक आफ्टर दिस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो है ये सभी चीजें देखना जरूरी है। कंसिडरिंग द नॉन ट्रेडिशनल नेचर ऑफ देयर वर्क, गिग वर्कर्स ऑल्सो डू नॉट हैव द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कर ले, कि मॉडर्न लेबर लॉस क्यों नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छे क्यों नहीं है, राइट्स क्यों वायलेट हो रहे वर्कर्स का, ये सभी चीजें देखने के लिए नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी के हिसाब से अभी ये कोड आपका लागू होने से ही ये सभी चीजें हो पाएगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है फेयर वर्क इंडिया का, जिसके तहत इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट हाईलाइटेड द डिप्लोरेबल वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स। तो जो डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स है वहां पे कंडीशंस इतने अच्छे नहीं है। अभी तो देखिए जहां एम्प्लॉयर है उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप ये समझिए कि बहुत बड़े कंपनीज तक जो है यहाँ पे मास जैसे रिक्रूटमेंट करती है वैसे मास लोगों को निकाल अगर यहाँ पे दे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। अगर कोई भी ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी ही डाउनफॉल हो रहा है, अगर रिसेशन ही चल रहा है तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप सोचे कि कितने और ज्यादा सीवियर कंडीशन में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। सो सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द गिग वर्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये और ज्यादा अभी इंक्रीज होने वाला है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होने वाला है। तो कोर्ट ने कहा इंटरवीन किया है, नंबर 1, इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव फाइल्ड द PIL। गिग वर्क जैसे आपका उबर हो गया, ओला हो गया, इसमें आपको काफी समय देखने को मिलता है कि मार्जिन्स के वजह से जो है बार्गेन सही नहीं हो पा रहा है, मार्जिन ज्यादा यहाँ पे इंटरमीडिएट चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं, तो ये सब चीजें आपका रहता है। So what the petition demanded that gig workers or platform workers be declared as unorganized workers। तो यहाँ पे unorganized workers का जो बेनिफिट है कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के तहत जो बेनिफिट्स है कम से कम उसमें तो आ जाएंगे, तो उसको डिक्लेयर किया जाए। मोर ओवर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 14, that is equality of law and equal protection of law, article 21 right to life with personal liberty, ये आपका अगर गिग वर्कर्स को नहीं सही से कवर किया गया तो आपका फंडामेंटल राइट्स तक यहाँ पे वायलेट हो रहा है। सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट मस्ट come up with you can say, or the center and the state must also be responding to the same, और इसीलिए उसको जो है बेटर कंडीशंस करना पड़ेगा गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है। Now let us come to the next article here, बुलंद भारत। तो व्हाट इज बुलंद भारत? आर्मी सर्विलियंस फायर पावर ट्रेनिंग कंडक्टेड इन अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने यहाँ पे एक बेसिकली आपका आर्टिलरी कैपेबिलिटीज और इन्फेंट्रीज का एक आपका इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन जैसा यहाँ पे किया, एक एक्सरसाइज हमने यहाँ पे कंडक्ट किया, जो कि किन्होंने यहाँ पे मिलके किया है, स्पेशल फोर्सेस, एविएशन एंड CAPF ने यहाँ पे मिलके किया है वेस्ट कामेंग और तावांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस एक्सरसाइज को किया गया है, ठीक है। Now let us come to the question. Recently, Indian government has launched a first of its kind millets experience center in collaboration with which agriculture company। अभी फूड सिक्योरिटी हम लोग देख रहे थे ना आर्टिकल, जिसके तहत हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर भी हमने देखा, तो उसके तहत मिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
फॉर, ये भी आपका एक एस्पेक्ट है मल्टी डायमेंशन में, ठीक है। तो किसके साथ मिलके इसे किया है नाफेड के साथ मिलके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज योर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। इनके साथ मिलके जो है यहाँ पे मिलेट्स को आगे लेके जाने के लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पे किया है। मिलेट्स हैज बीन रेफर्ड टू एज श्री अन्ना इन यूनियन बजट 2022-23। ऑल्सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी 2023 को यहाँ पे ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी 2023 को कहा जा रहा है। तो जो इंडिया का यहाँ पे प्रपोजल है, इंडियाज प्रपोजल टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023 was approved by the FAO, that is your Food and Agriculture Organization, in 2018, right? And that is why we are observing it as the इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलेट्स में आपका फाइबर के साथ साथ बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी जो है वो आपका काफी हाई होता है। इट इज लाइक अ सुपर फूड, ओके। Today in map of the day we are going to look at river Kaveri. Again यहाँ पे जो रफ मैप है, there is a महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो कावेरी जो है वो आपका रिवर देखिए यहाँ पे, कावेरी रिवर, दिस इज फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन साउदर्न इंडिया। डेफिनेटली इट इज इन साउदर्न इंडिया और यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है। इट इज नोन एज पोन्नी इन तमिल एंड ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ द साउथ, ओके। कावेरी को कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द सोर्स, कहां से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी हिल्स। सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि आपका कहां पे लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है ब्रह्मगिरी हिल्स, okay. Then where does it drain? Obviously in the Bay of Bengal, it drains in the Bay of Bengal. Important tributaries क्या है? Important tributaries है हेमवती, सिमशा, तीर्था, हरंगी, काबिनी। So at least remember Hemavati as important tributary, okay. Then there is your Kaveri water dispute as well, जो MCQs में पूछा गया है previous papers में। तो जो आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट है वो बेसिकली 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी के बीच में है। कौन कौन से स्टेट है इसमें? तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका है। और जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन है? पुडुचेरी। पुडुचेरी इज द यूनियन टेरिटरी एंड इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ओके। देन देयर इज योर मेकिदातु रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट, जिसका एम क्या है? स्टोर एंड सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, दिस इज द पर्पस। और यहाँ पे जो है आपका ऑब्वियसली पावर प्रोजेक्ट्स भी इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द इम्पोर्टेंट टेबल ऑफ द डे। आज हमने यहाँ पे फादर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स को कंपाइल किया है। हमने पहले भी ऐसा कंपाइलेशन देखा है, तो आज के लिस्ट में हमने डिफरेंट नेम्स इंक्लूड किए हैं। तो जो आपके फादर ऑफ द नेशन, ऑल ऑफ यू नो, महात्मा गांधी। स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई, वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाइल मैन हम कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन डायरेक्टली कम टू द व्हाइट रिवोल्यूशन, वर्गीजी कुरेन फॉर व्हाइट रिवोल्यूशन। अगर ग्रीन रिवोल्यूशन पूछे तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉन्ग होगा और इन केस ऑफ इंडिया MS स्वामीनाथन। अगर व्हीट रिवोल्यूशन पूछे देन अगेन DS अथवल विल बी फॉर व्हीट रिवोल्यूशन, ओके। सो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। सिल्वर रिवोल्यूशन के लिए इंदिरा गांधी एंड येलो रिवोल्यूशन के लिए सैम पित्रोदा। एटलीस्ट जो आपके टिक मार्क है उसे आप जरूर गो थ्रू कीजिए। टुडे फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन आई हैव पुट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हंगर एंड पॉवर्टी आर द बिगेस्ट challenges for good governance in India still today. Evaluate how far Indian governments have progressed in dealing with this humongous problems, that is, they are very big problems. So what are the steps